So now what we are going to do is we are going to do a simple derivation to find the limiting tension ratio between two belts, between a belt in case of open belt drive, जिसको हम लोग फ्लैट बेल्ट ड्राइव भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. For that what we require is two pulleys, one will be a driver pulley, other will be definitely a driven pulley. और इसके ऊपर हम लोग एक बेल्ट प्लेस करेंगे, राइट. सो व्हेन वी आर प्लेसिंग द बेल्ट हमें ये पता चलता है कि जो नीचे वाला साइड है ना, नीचे वाला बेल्ट दैट इज स्लाइटली मोर टेंस्ड और ऊपर वाला साइड जो है तो थोड़ा सा स्लैग दिखाई दे रहा है. नाउ ये होता है इसलिए बिकॉज जो हम लोग ने ड्राइवर जिसको लिया है, लेट्स से इट इज ट्राइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस. तो अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करे तो वो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना बेल्ट का, इसको ये अपनी तरफ पुल करेगा, राइट. तो सिंस वो अपनी तरफ पुल करने का ट्राई कर रहा है, व्हाट विल हैपन इज ये जो पार्ट है ना ये टेंशन में होगा. उसी तरह ये जो ड्रिवन पुली है ये भी ऐसा रोटेट होगा और ये क्या करेगा, इस पार्ट को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा. तो ये वाला ऊपर का पार्ट भी टेंशन में होने वाला है, राइट. सो बोथ द पार्ट्स आर डेफिनेटली इन टेंशन बट वन पार्ट विल बी स्लाइटली मोर टेंस्ड कंपेयर टू द अदर पार्ट. ठीक है. नाउ ऐसा क्यों, उसके बारे में भी बात करते हैं. तो यहाँ पे जो टेंशन है इसको हम लोग ले लेंगे T1, राइट. यहाँ पे जो टेंशन है उसको ले लिया T1 और ऊपर जो टेंशन है उसको ले लिया T2, राइट. नाउ नीचे वाला साइड हम लोग लेंगे टाइट साइड और ऊपर वाला साइड लेंगे हम लोग स्लैक साइड. नाउ ऐसा क्यों, बिकॉज गाइस समझने का ट्राई करो, ये ड्राइवर है. सो ये जो पावर अप्लाई करेगा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए नीचे वाला साइड हमारा टाइट साइड हो जाएगा, ऊपर वाला साइड हमारा स्लैक साइड हो जाएगा. सो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया. तो जो हम लोग ने फिलहाल डायग्राम में लिखा है उसके हिसाब से नेमिंग कर लिया. सो T1 इज द टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड T2 इज द टेंशन ऑन द स्लैक साइड. सिंपल. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये जो ड्रिवन पुली है ना, इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं उसका हम लोग सिंपल तरीके से एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे. फॉर दैट लेट मी जस्ट इरेज द ऑलरेडी ड्रॉन पार्ट ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ पाए. नाउ हम लोग क्या करने वाले, इस पुली के ऊपर दो पॉइंट मैंने अज्यूम किया है. जस्ट ऑब्जर्व, दीज आर द टू पॉइंट दैट आई एम शोइंग यू ऑन द पुली. एक पॉइंट यहाँ पे और नीचे दूसरा यहाँ पे, और इसी पुली को मैंने यहाँ पे बड़े स्केल पे रिप्रेजेंट किया. तो वो दो जो डॉट्स है ना वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. नाउ क्लियरली पता चलता है ये दो पहले वर्टिकल थे, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेस किए. तो मतलब बेसिकली मैंने थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे रखा है सो दैट ऑल द फोर्सेस आर इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कैलकुलेशन में आसानी होगा. तो ये पॉइंट जो था यहाँ पे टेंशन कौन सा था, T2. दिस पॉइंट इज एक्चुअली ओवर हियर, तो यहाँ पे आएगा टेंशन T2 और यहाँ पे आएगा आपका टेंशन T1, राइट. नाउ ये जो दोनों टेंशन है कि ये वाली जो पॉइंट है वहां से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं तो मेरे को ये जो रेडियस के बीच में एंगल मिल रहा है ना, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर उसको और एक नाम दिया जाता है लैप एंगल. सो दिस एंगल, दैट इज दिस एंगल बिटवीन द टू रेडिया, ये एंगल किसके लिए दिख रहा है, ये वाला पार्ट सबटेंड कर रहा है, राइट. ये वाला पार्ट मतलब जो एंगल, जो पार्ट बेल्ट का जो पार्ट कॉन्टैक्ट में है ना, वो पार्ट जो एंगल सबटेंड करता है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर लैप एंगल बोलेंगे, राइट. तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर लैप एंगल. तो इसको मैं डिनोट कर लेता हूं बाय द सिंबल थीटा. थीटा से डिनोट कर लिया, राइट. साथ ही साथ मुझे ये पता है कि अगर ये घूम रहा है, लेट्स सपोज इफ इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो बेल्ट के बीच में और जो पुली है उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा एंड दैट फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, राइट. इतना वाला पार्ट हम लोग ने बता दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये पूरे बेल्ट के पार्ट के ऊपर, मतलब जो पार्ट एक्चुअली कांटेक्ट में है उस पे एनालिसिस करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटे से पार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और फिर बाद में उसको बड़े वाले पार्ट पे क्या इफेक्ट होगा वो समझने का ट्राई करेंगे. तो ये बेल्ट का मैं छोटा सा पार्ट कंसिडर करने वाला हूँ. सो लेट्स सपोज आई हैव कंसिडर्ड द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेल्ट और इस एलिमेंट को नाम दिया मैंने Mn. ये स्मॉल एलिमेंट है पूरे बेल्ट का जो कि कॉन्टैक्ट में है. तो ये साइड जो टेंशन होगा उसको मैंने बोल दिया लेट्स सपोज T, और दूसरे साइड का टेंशन ले लिया मैंने कैपिटल T प्लस डेल T. नाउ ये दोनों वैल्यूज अलग अलग क्यों है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. हमने यहाँ पे देखा था कि बॉस T1 का वैल्यू वॉज डेफिनेटली ग्रेटर देन T2 का वैल्यू. तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो राइट साइड है दिस इज ग्रेटर कंपेयर टू द लेफ्ट साइड, इसलिए यहाँ पे भी जो अपना राइट साइड है ना इट इज स्लाइटली ग्रेटर बाय हाउ मच, T डेल T से थोड़ा सा ग्रेटर है कंपेयर टू द लेफ्ट साइड, इसलिए हम लोग ने ऐसा लिया है. साथ ही साथ इफ यू ऑब्जर्व ये जो टेंशन T1 एंड T2 है, यहाँ पे जो टेंशन T1 एंड T2 है बोथ आर एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. बट अगर मेरे को इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है तो आई नीड टू
बैलेंस दिस पर्टिकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली देयर इज वन मोर फोर्स which is balancing these two tensions, and that force is nothing but the normal reaction force between the pulley and the belt। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। इसी फोर्स को अगर मेरे को ये बड़े वाले डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो बेसिकली दीज आर द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द ड्रिवन पुली। नाउ जैसे हम लोग ने ये रेडियस ड्रॉ किया था राइट फॉर दिस टेंशन T1 एंड T2, वैसे ही छोटे वाले जो टेंशन लिए हम लोग ने जस्ट, उनके लिए भी ये रेडियस प्लॉट करेंगे राइट। नाउ अभी हम लोग कंसिडर करें सिर्फ ये वाला पोर्शन, दैट इज MN के बारे में बात करें, तो ये पार्ट जो पुली के साथ कांटेक्ट में है वो जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है वो छोटा एंगल होगा। इस एंगल को नाम ले लेते हैं डेल थीटा। छोटा एंगल है तो मैंने डेल थीटा ले लिया राइट। नाउ इफ यू सी ये जो सेक्टर है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। अगर सिमेट्रिकल है तो वो उस सेक्टर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, जो इतना सा एंगल है ना, ब्लैक वाला डॉट यहाँ पे डाल देता हूं तो आपको पता चला ब्लैक वाला एंगल, इसका वैल्यू आएगा डेल थीटा बाय 2, बिकॉज वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इतना पार्ट क्लियर है। नाउ ये जो भी फोर्सेस है अगर मेरे को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो कौन सा फोर्स है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है ऑब्वियसली, फिर बाद में छोटा टेंशन का फोर्स है कैपिटल टी, राइट साइड में जो बड़ा वाला फोर्स है कैपिटल टी प्लस डेल टी, वो वाला रिप्रेजेंट कर लिया, एंड फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में आ रहा है दैट इज म्यू इंटू आर एन। फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक फॉर्मूला म्यू इंटू आर एन होता है। नाउ ये लेफ्ट में क्यों जा रहा है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, अगर ये वाला ऐसा घूम रहा है दैट इज क्लॉकवाइज सेन में, तो फ्रिक्शन नॉर्मल मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन का एक्चुअली ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए राइट। तो उसका टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसा आएगा, और ये सेम चीज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला फ्रिक्शन का टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट ऐसा करने वाला है विच इज इन क्लॉकवाइज सेंस। तो ये आ जाएगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एफ ऑफ आर राइट। इतना समझ में आ रहा है, सिंपल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो जिसमें मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो वो पार्ट समझाने का ट्राई करता हूँ क्या हो रहा है करके यहाँ पे राइट। आई विल जस्ट इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ प्लीज ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो एक्सेस है, सेंट्रल एक्सेस, वर्टिकल सेंट्रल एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, इसको अगर मैंने एक लाइन पैरेलल यहाँ से ड्रॉ किया, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट ड्रॉ किया, तो मेरे को दिख रहा है ये रेड लाइन और ये पिंक लाइन दोनों पैरेलल है, और दोनों के बीच में एक लाइन है विच इज ट्रांसवर्सल। तो आई कैन से दिस एंगल दैट इज ब्लैक वाला एंगल और ये वाला एंगल बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स राइट। दे आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड वी नो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे को पता चलता है कि ये ब्लैक डॉट एंड रेड डॉट दोनों इक्वल है, तो रेड डॉट का भी वैल्यू कितना आएगा, डेल थीटा बाई 2। ये इतना समझ में आ गया राइट। नाउ देखो क्या करने वाले हम लोग, ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। ये जो टेंशन है स्मॉल टी, ये जो टेंशन है दिस इज टेंजेंशियल टू दिस पर्टिकुलर रेडियस जो कि यहाँ पे है, एंड हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस में एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है गाइज ये होने वाला है 90 डिग्री राइट। अब ये 90 डिग्री में छोटा रेड डॉट वाला पार्ट भी आता है राइट। मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लू डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसका वैल्यू कितना होगा। तो आई कैन इजीली से ब्लू डॉट का वैल्यू, एक सेकेंड लेट मी जस्ट राइट, ओके। सो ब्लू डॉट का वैल्यू क्या आएगा, ब्लू डॉट का वैल्यू विल बी बड़ा वाला एंगल विच इज 90 माइनस रेड डॉट। रेड डॉट का वैल्यू हमको कितना मिला था, रेड डॉट का वैल्यू मिला था डेल थीटा बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा डेल थीटा बाई 2। मतलब ये वाला वैल्यू जो है ब्रैकेट में जो मैंने डाला है वो ब्लू डॉट का है। मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे, लेट मी यूज द कलर अगेन, ब्लू कलर अगेन, ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू कितना है, इस एंगल का वैल्यू है 90 माइनस डेल थीटा बाय 2। आई एम होप आपको इतना पता चल गया। अभी लास्ट फाइनल पार्ट, अभी देखो क्या करने वाले, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू द फाइनल पार्ट, जिसके बाद हम लोग को मेन डायग्राम पे जाना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो टेंशन था यहां से अगर ये इसके ये पॉइंट से अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया राइट, अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, नाउ आई कैन सी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस रेड लाइन दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इनके बीच में भी कितने का एंगल है, 90 डिग्री राइट। और मेरा टेंशन का लाइन यहां से ऐसा है, ठीक है ना। उसमें ये जो 90 डिग्री बता रहा है ना, दिस 90 डिग्री एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ दिस एंगल, ये वाला डॉट एंड ये ब्लू वाला डॉट राइट। तो अगर मेरे को ये वाला जो अभी रिसेंटली डॉट लिया वो फाइंड करना है, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 90 माइनस दिस ब्लू वाला डॉट
बट ब्लू वाले डॉट का वैल्यू कितना मिला था, ब्लू वाले डॉट का वैल्यू मिला था हमें 90 माइनस डेल थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? तो ये जो वैल्यू है ये कितना आएगा, दिस विल बी 90 माइनस प्लस डेल थीटा बाय 2। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ डेल थीटा बाय 2। मतलब ये जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है ना, दिस एंगल विच इज बीन मेड बाय द टी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसका वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो वैल्यू है ये हम लोग को कितना आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग को वापस डेल थीटा बाय 2। Now this was a simple geometry. I am sure you could have done it on your own, but I thought बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सिर्फ रट्टा मारते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई कैन सी दिस टेंशन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डेल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल, तो जो कि यहाँ पे है। तो दिस एंगल ओवर हियर इज हाउ मच, डेल थीटा बाय 2। तो मैं एंगल का पूरा नाम नहीं लिख रहा डेल थीटा बाय 2 बिकॉज जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कलर हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा ये एंगल मतलब डेल थीटा बाय 2। सिमिलरली बेसिस के ऊपर ये एंगल भी हो जाएगा आपका डेल थीटा बाय 2। आई एम श्योर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो ये करने के बाद हमारे पास जो भी फोर्सेज है उनको हमें रिजॉल्व करना है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वो अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो सेम डायग्राम यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, लगाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग अभी रिजॉल्व करने का काम चालू करते हैं। सो दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट द रिजॉल्विंग का पार्ट। ये हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व होगा और ये वर्टिकल रिजॉल्व होगा। वैसे ये वाला पार्ट भी वर्टिकल एंड एक उसका लेग आएगा हॉरिजॉन्टल, राइट। ये एंगल सबको पता है कितना था, डेल थीटा बाय 2, ये भी था डेल थीटा बाय 2। तो इफ आई रिजॉल्व दिस, तो ये वाला भी डेल थीटा बाय 2 आएगा और ये वाला भी डेल थीटा बाय 2 आएगा। तो जो भी लाइन एंगल के बाजू में होता है उसके साथ आता है कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस डेल टी, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस डेल थीटा बाय 2, ये आ गया। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, t प्लस डेल टी, ब्रैकेट डाल देते हैं, और यहाँ पे आएगा साइन डेल थीटा बाय 2। सिंपल। इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा t साइन डेल थीटा अपॉन 2 एंड दिस विल बिकम t cos del theta upon 2, right? So now we are having all the forces resolved horizontally and vertically, and actually we can start with the डेरिवेशन का पार्ट। गाइस देखो डेरिवेशन इतना सिंपल है, मैंने बोला 3 स्टेप है। एक बार आपको समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल एक्सेस या फिर वर्टिकल डायरेक्शन अप्लाई करना है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और लास्ट में सिर्फ इंटीग्रेशन। सिर्फ ये 3 स्टेप करोगे तो ये 10 मार्क का जो डेरिवेशन है बहुत इजीली आपको आ जाएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अप्लाई द फर्स्ट स्टेप, दैट इज वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। सिंस वर्टिकल डायरेक्शन है, मैं बोलूंगा अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको मैं लेने वाला हूँ पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ। लेट मी चेंज द कलर। नाउ लेट्स फोकस कि पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप ऑब्वियसली जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उनको डायरेक्शन के हिसाब से लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहला नॉर्मल रिएक्शन Rn, ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो Rn पॉजिटिव आएगा वैसा का वैसा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 ही फोर्स है, t साइन डेल थीटा बाय 2 डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे आएगा माइनस t साइन डेल थीटा बाय 2, ये आ गया। ये वाला जो फोर्स है ये भी माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस t, ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस t डेल थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन डेल थीटा बाय 2, समेशन इज इक्वल टू 0, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी t वाले टर्म है, जो भी टेंशन वाले टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन Rn इज इक्वल टू व्हाट, ये वो साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम t साइन डेल थीटा अपॉन 2 एंड दिस विल बिकम प्लस ब्रैकेट t प्लस डेल थीटा रादर सॉरी डेल t, एंड यहाँ पे आएगा साइन डेल थीटा अपॉन 2, आ गया। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, डेल थीटा वाज अ वेरी स्मॉल एंगल। अगर कोई स्मॉल एंगल को मैं और डिवाइड कर दूं, हाफ कर दूं, तो कहने से वो और छोटा हो जाएगा। नाउ सिंस साइन डेल थीटा बाय 2, सिंस डेल थीटा बाय 2 इज वेरी स्मॉल, वी कैन से लेट साइन डेल थीटा बाय 2 इतना स्मॉल है कि उसको हम लोग सिर्फ डेल थीटा बाय 2 लिखेंगे तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, जहां जहां पे साइन डेल थीटा बाय 2 है वहां पे सिर्फ डेल थीटा बाय 2 लिखेंगे। तो दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन यहाँ पे था उसको ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन Rn इज इक्वल टू t, ये बन जाएगा सिर्फ डेल थीटा अपॉन 2 बराबर है, यहाँ पे प्लस, फिर बाद में ब्रैकेट t प्लस डेल थीटा रादर डेल t, साइन डेल थीटा के बदले सिर्फ लिखेंगे डेल थीटा बाय 2। सिंपल हो गया।
अभी सिर्फ क्या करना है आपको, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करना है और सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला टी डेल थीटा अपॉन 2 वैसा का वैसा लिख लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद डेल थीटा बाई 2 टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा टी डेल थीटा बाई 2, राइट। अंदर यहाँ पे क्या है, डेल थीटा बाई 2 इंटू डेल टी, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस डेल टी डेल थीटा अपॉन 2। समझ में आ रहा है, सिंपल गाइस। नाउ यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है, सर आपने बोला था डेल थीटा तो छोटा एंगल है, उसके बाद आपने डेल थीटा को 2 से डिवाइड कर लिया तो वो और छोटा हो जाएगा, उसके बाद आपने उसको और एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो कि था डेल टी, मतलब डेल टी तो और छोटा वैल्यू है, तो ऑलरेडी जो बहुत छोटा वैल्यू है उसको अगर बहुत छोटे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ आपको कि गाइस यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, राइट, दिस वैल्यू ओवर एक्चुअली इट इज सो स्मॉल कि वी कैन एक्चुअली निग्लेक्ट इट। इसको जीरो नहीं लेना है, हमको क्या करना है, इसको निग्लेक्ट करना है। ये वैल्यू जीरो नहीं आएगा गाइस, कुछ बच्चे बोलते कि जीरो आ गया, नहीं जीरो नहीं आता, इतना छोटा है कि हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेन इक्वेशन में उसका कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, राइट। कमिंग बैक टू दी अदर पार्ट, इसको अगर मैंने निग्लेक्ट कर लिया, राइट, इफ आई एम निग्लेक्टिंग दिस पार्ट, तो मेरे पास ये दो पार्ट बच जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये है टी डेल थीटा अपॉन 2, मतलब हाफ, टी डेल थीटा का हाफ, यहाँ पे भी टी डेल थीटा का हाफ, दो हाफ को ऐड करेंगे तो मेरे को पूरा नंबर मिलेगा, राइट, दैट इज हाफ प्लस हाफ 1। तो यहाँ पे पूरा नंबर मतलब ऊपर वाला टर्म्स मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन आर एन इज इक्वल टू टी डेल थीटा, एंड ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है। तो पहला स्टेप हो गया, दैट इज सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। दूसरा स्टेप इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था सेम करना है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। तो देखो वाइज बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे हम लोग लेंगे राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में मेरा पहला यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हैज वी कैन सी इज नेगेटिव क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आएगा माइनस म्यू इंटू आर एन नॉर्मल रिएक्शन। बाद में टी कॉस डेल थीटा बाई 2, तो वो भी माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस टी कॉस डेल थीटा अपॉन 2। फिर बाद में ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव है बिकॉज राइट में है, तो यहाँ पे प्लस डेल टी ब्रैकेट के बाहर कॉस डेल थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। समझ में आया, सिंपल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस इज द सेम थिंग, रिएक्शन वाले फोर्स को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे। तो माइनस म्यू आर एन अगर मैंने वो साइड शिफ्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैं सिर्फ उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव आ गया, और बाकी जो टर्म था ना उसको वैसा का वैसा लिखना है। तो बाकी का टर्म क्या था, ये वाला टर्म था, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले लिख लेते पॉजिटिव वाला टर्म टी प्लस डेल टी, यहाँ पे आएगा कॉस डेल थीटा अपॉन 2, फिर बाद में माइनस टी कॉस डेल थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस टी कॉस डेल थीटा अपॉन 2। ये आ गया, सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी था। अभी वापस सेम पार्ट करना है, आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो इफ आई ओपन द ब्रैकेट मेरे पास आएगा म्यू इंटू आर एन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे आएगा टी कॉस डेल थीटा अपॉन 2, ये कर लिया, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस डेल टी, राइट, यहाँ पे आएगा प्लस डेल टी, देन डेल टी इंटू कॉस डेल थीटा अपॉन 2 and then we'll get minus t cos del theta upon 2। ये इतना पार्ट समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। Now if you observe, do you think anything is getting cancelled? यहाँ पे है कुछ जो कैंसिल हो रहा है, exactly there is one thing that is cancelled and that thing is obviously this particular part। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज म्यू आर एन इज इक्वल टू डेल थीटा इंटू कॉस डेल थीटा बाई 2। ना आपने बोला था डेल थीटा बाई 2 बहुत छोटा है, छोटा मतलब इट कैन बी ऑलमोस्ट नियर टू द 0, बट अगर कॉस के एंगल का वैल्यू 0 होता तो हमको पता है कॉस 0 कितना आता है, अप्रोक्स 1 आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। अगर ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा डेल टी। ये समझ में आ रहा है, सो व्हाट विल हैव इज ओनली डेल टी इन आवर केस। समझ में आ रहा है, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज प्रेजेंट कि म्यू आर एन इज इक्वल टू डेल टी। ना इसको मैं और चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज नॉर्मल रिएक्शन को एक ही साइड रखता हूँ
एंड आई कैन शिफ्ट म्यू ऑन दी अदर साइड, तो ये बन जाएगा डेल टी अपॉन म्यू, और इसको लेट से मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया सिंपल, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, चलो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो वी कैन से उनका राइट हैंड साइड भी सेम आएगा, मतलब हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट ओवर हियर एज टी डेल थीटा, जो कि मेरे को इक्वेशन 1 से मिला, दैट विल बी इक्वल टू डेल थीटा अपॉन म्यू, राइट। अभी क्या करने वाले हैं, जो टी के टर्म्स है उसको एक साइड में रखेंगे, डेल थीटा का टर्म्स को एक साइड में रखेंगे। सो इफ आई डू दैट व्हाट आई डू इज मैं ऐसे करूंगा, तो डेल थीटा अपॉन टी आएगा क्योंकि ये टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। एंड हमें और क्या आएगा, यहाँ पे आएगा म्यू इंटू डेल थीटा, ये ऐसा आएगा, राइट। तो हमारे दो पार्ट्स हो गए। अभी लास्ट वाला पार्ट दैट इज इंटीग्रेशन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ इंटीग्रेट बोथ दी साइड। जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे सो विल इंटीग्रेट फ्रॉम देयर लिमिट्स, मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। नाउ इसका लोअर लिमिट ऑब्वियसली अगर देखोगे तो लोअर कौन सा था, T1 था कि T2 था? एग्जैक्टली द लोअर वन वाज T2 बिकॉज वो स्लैक साइड पे था। तो नीचे आएगा T2 और ऊपर आएगा T1, लोअर टू हायर जाते हैं। वैसे ही म्यू तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के साइन में थीटा का सबसे लोएस्ट वैल्यू हैज टू बी 0, क्योंकि 0 माइनस में एंगल तो आता नहीं है, एंड हाईएस्ट जो भी होगा वो थीटा ले लेंगे, राइट। एंड यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे डेल थीटा को, समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पे इंटीग्रेट करते वक्त मेरे को पता चलता है दिस इज 1 अपॉन टी। नाउ 1 अपॉन टी मतलब बात क्या कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स के बारे में, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ द लॉग एक्स टू द बेस ई। तो वैसे ही अगर इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे को यहाँ पे आएगा लॉग टू द बेस ई और यहाँ पे टी, और फिर हमको लिमिट्स डालना है। लिमिट्स आएगा फ्रॉम T2 टू T1, राइट। यहाँ पे म्यू कॉन्स्टेंट था, म्यू वैसा का वैसा लिख लिया। नाउ यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, वो जो डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है उसका बाजू का डी थीटा वही टर्म आता है। तो यहाँ पे आएगा थीटा और उसका लिमिट्स आएगा फ्रॉम 0 टू थीटा। अभी एक एक करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट विल गेट इज दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला ये आएगा दैट इज लॉग द बेस ई T1, राइट। फिर बाद में माइनस लॉग टू द बेस ई T2। यहाँ पे आएगा म्यू इंटू, एक बार थीटा डालेंगे, दूसरी बार जब माइनस म्यू इंटू थीटा के बदले 0 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो वो पूरा कंसिडर करने का जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे लॉग टू द बेस ई T1 माइनस T2 है। जब भी लॉग्स के बीच में डिफरेंस होता है ना, हम लोग उनको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। So what I can basically do is I can write this as log, right, to the base e T1 upon T2 equal to mu into theta। समझ में आ रहा है। लास्ट एंड फाइनल सिंपल स्टेप क्या है, log को अगर मैंने वो साइड लेके गया तो वो e हो जाएगा और जो यहाँ पे टर्म है वो e के पावर में चला जाएगा। तो लास्ट स्टेप वी कैन राइट दैट T1 upon T2 is equal to e raised to mu theta। This is the last step we can write। समझ में आ रहा है। So I hope you have understood this particular derivation। It was a very simple derivation। It comes in your exam for 10 marks, so please prepare this particular derivation। Thank you।